नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कानपुर में फर्जी पुलिस बनाकर नौकरी का झांसा। संजय कुमार सिंह ने वर्दी के बहाने लोगों से ठगी की, 2 साथी फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सुकमा में 22 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। शासन की पुनर्वास नीति के तहत माओवादी हुए सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वालों को 50-50 हजार रुपए की राशि प्रदान। गुजरात में 4 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश। पूंजीगत व्यय में 12.15% की वृद्धि। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बड़ा निवेश। बारामूला हाईवे पर संदिग्ध वस्तु निष्क्रिय पुलिस और 29 राष्ट्रीय राइफल्स तैनात। यातायात प्रभावित, सुरक्षा बलों की तत्परता से स्थिति नियंत्रित में। नशीले पदार्थों की तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम। पोरबंदर तट के करीब 200 किलोग्राम से ज्यादा नारकोटिक्स बरामद। 2 विदेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को पुलिस अफसर बताकर लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देता था। आरोपी पुलिस वर्दी में बेल्ट, जूते, पिकअप के साथ फर्जी आईडी कार्ड और कार पर नकली नंबर प्लेट लगाकर लोगों को प्रभावित करता था। पूछताछ में सामने आया है कि वह लखनऊ में प्राइवेट स्कूल और होटल किराए पर लेकर नकली परीक्षा और इंटरव्यू आयोजित कराता था और नौकरी के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। रिजल्ट में देरी का बहाना बनाकर अभ्यर्थियों को डराया जाता था और धमकाया जाता था। पुलिस ने उसके पास से फर्जी पुलिस आईडी, वर्दी, लाइटर पिस्टल, कारतूस और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। इस ठगी में उसके 2 साथी दुर्गेश सविता और विजय चौहान भी शामिल हैं, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी में एक व्यक्ति घूम रहा है जो फर्जी है। इस सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति पूरी तरह से पुलिस उपनिरीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उससे विस्तृत पूछताछ की गई तो पता चला कि वो सब इंस्पेक्टर नहीं है, वो नाव का रहने वाला है। उसकी गाड़ी की जब जांच की गई तो गाड़ी जो थी वो गवर्नमेंट वाली सीरीज़ की गाड़ी थी। उसके बारे में जांच की गई तो पता चला कि वो इनकम टैक्स के जॉइंट कमिश्नर की सरकारी गाड़ी का नंबर पड़ा हुआ है और वो फर्जी नंबर प्लेट लगा करके घूम रहा है। गाड़ी की तलाशी ली गई तो तलाशी में उसके पास से एक फर्जी पिस्टल, कारतूस, फर्जी जो थे, इसके साथ पुलिस का, यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर का आई कार्ड, सीबीआई के विभिन्न कार्ड्स, प्रमुख पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर के लेटर हेड आदि वस्तुएं बरामद हुई। विस्तृत पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर और ट्रांसफ़र कराने के नाम पर ठगी का धंधा करता है। ये कई जगह पे स्कूल में सेंटर आयोजित करा करके, होटल्स में साक्षात्कार आयोजित करा करके इस तरह के काम करता है और लोगों को बुला करके ठगता है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में 22 सक्रिय माओवादियों ने शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति के तहत हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया है। यह जानकारी एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन रोहित शाह ने दी। सभी माओवादी पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सुकमा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण पर किए गए। इसमें एक महिला माओवादी भी शामिल बताई जा रही है, जो लंबे समय से संगठन से जुड़ी हुई थी। आत्मसमर्पण करने वालों में मिलिशिया कमांडर गोचे, मिलिशिया सदस्य वड्डी और मिलिशिया सदस्य मांडवी हांदा, मिलिशिया सदस्य हिडमा और मड़कम रामा शामिल हैं। शासन की पुनर्वास नीति के तहत सभी को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। सुकमा जिले में नक्सल मुक्त अभियान के तहत यह कदम बड़े प्रयासों का परिणाम बताया जा रहा है। जिला सुकमा पुलिस के समक्ष 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 21 पुरुष एवं एक महिला नक्सली सम्मिलित हैं। ये मुख्य रूप से
पेद्दा बोड़कल आरपीसी, वेडमा आरपीसी, मोगपल्ली, गुंडेगा, सिरोगुंडा इन क्षेत्रों में सक्रिय है। जिला सुकमा पुलिस और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के द्वारा लगातार संचालित किए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान और सुदूर अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की जो स्थापित किए जा रहे हैं और साथ में हमारी जो पूना मार्गिन आत्मसमर्पण पुनर्वास की नीति है उससे प्रभावित होकर इन क्षेत्रों से ये समर्पण हुए हैं। इन समर्पण में यदि मैं विशिष्ट रूप से उल्लेख करना चाहूँ तो डीआरजी सुकमा, जिला बल सुकमा रेंज फील्ड टीम जगदलपुर के साथ सीआरपीएफ की सेकेंड 111, 223, 227 और कोबरा की 201 बटालियन की विशिष्ट। गुजरात विधानसभा में आज राज्य का वर्ष 2026 से 27 का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई लगातार 5वीं बार बजट पेश करेंगे। इस बार गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश होने की संभावना बताई जा रही है। पिछले वर्ष के 3.70 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय में इस वर्ष 12 से 15% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो राज्य के विकास की नई ऊंचाई का संकेत है। बजट में वर्ष 2030 में गुजरात में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्टेडियम और वैश्विक सुविधाओं के निर्माण के लिए भी भारी राशि आवंटित होने की संभावना बताई जा रही है। कनुभाई देसाई ने वर्ष 2022 में अपना पहला बजट 2.43 लाख करोड़ रुपए का पेश किया था और मात्र 4 वर्षों में इस तेजी से वृद्धि राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति और विकसित गुजरात के रोड मैप को दर्शाती है। बारामूला, जम्मू और कश्मीर के मेग्रुट नारवल में आज श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे संदिग्ध वस्तु देखी और तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा बलों को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत क्षेत्र को घेर लिया और यातायात को कुछ समय के लिए रोक दिया गया ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सुरक्षा के उच्चतम स्तर को ध्यान में रखते हुए 29 राष्ट्रीय राइफल्स और बम निरस्त्रीकरण दल को तुरंत तैनात किया गया। विशेषज्ञों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सावधानीपूर्वक जांच के बाद संदिग्ध वस्तु को निष्क्रिय कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अरब सागर के रास्ते नशीले पदार्थों की तस्करी की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी और गुजरात एटीएस ने संयुक्त आईसी ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा IMBL के पास पोरबंदर तट के करीब 200 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध नारकोटिक्स बरामद किए और 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस खेप को कानूनी कार्रवाई और विस्तृत जांच के लिए पोरबंदर जेट्टी लाया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपियों के पाकिस्तानी ईरानी कनेक्शन की जांच की जा रही है। एजेंसियां पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क और संभावित स्थानीय संपर्कों का पता लगाने में जुटी हैं। हालांकि अब मामले में गुजरात एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्यादा जानकारी दी है। गुजरात एटीएस के DIG सुनील जोशी ने मामले को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। एसपी श्री के पटेल को एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि ईरान में रहने वाला हाजी फिदा वो भारत में पंजाब के कुछ उसके स्मगलर लोगों को नारकोटिक्स भेजने वाला है और ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसके अकॉर्डिंग लगभग 140 नॉटिकल माइल पोरबंदर से दूर ये ट्रांजैक्शन होने वाला है। ये ट्रांजैक्शन की डेट लगभग 15 और 16 की जो रात है इसमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस दौरान में ट्रांजैक्शन होगा। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे गुजरात एटीएस में एक टीम बनाई गई जिसमें इसका नेतृत्व के सिद्धार्थ SP, साथ में DYSP SL चौधरी, DYSP विरजित परमार, DYSP हर्ष उपाध्याय, DYSP किरण पटेल, साथ में इंस्पेक्टर AS चावड़ा, इंस्पेक्टर VN भरवाड़, PSI SR चावड़ा, ये सब लोगों की एक मिलकर टीम बनाई गई। इस इन्फॉर्मेशन को कोस्ट गार्ड के साथ शेयर किया गया। कोस्ट गार्ड ने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करना चालू की। एक शिप जिसके अंदर की ATS की भी टीम थी और इन लोगों ने उस पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन वाली लोकेशन है वहां की तरफ रुख किया। लंबी सर्च वगैरह के बाद में वहां पे एक छोटी स्पीड बोट नजर आई जिसको
अंधेरा होने के बावजूद जब कोस्ट गार्ड ने चेस किया तो ये बोट थोड़ी आगे भाग रही थी। फिर भी कोस्ट गार्ड के शिप ने इसको पकड़ा। पकड़ने के बाद में जब इसकी चेकिंग की गई तो इसके अंदर पहले तो 2 लोग थे। ये अब्दुल मजीद सन ऑफ इस्माइल रहने वाला चाबार कोनार्क ईरान का है। दूसरा अब्दुल सत्तार सन ऑफ कादर बख्श जो भी चाबार कोनार्क ईरान का रहने वाला है। ये दोनों की जब चेकिंग की गई तो इस छोटी सी स्पीड बोट के अंदर लगभग 203 पैकेट्स मिले हैं। इन 203 पैकेट्स के अंदर व्हाइट कलर का शंकास्पद केमिकल है। ये जो बोट है कोस्ट गार्ड की बोट है और जो पकड़ी गई बोट है, इनको सबको अभी पोरबंदर पे लाया गया है। इसका आगे एफएसएल से चेकिंग करवाने की कामगिरी चालू है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार जीतकर जदयू के टिकट पर आए विधायक रोहिल रंजन ने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि फतुहा से इस्लामपुर तक की सड़क को 4 लेन बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा अपने विधानसभा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री स्थापित करने की भी मांग कर डाली। रोहिल रंजन ने कहा यह दोनों पहलू नालंदा जिले के विकास और स्थानीय लोगों के लिए बेहद जरूरी है और ज्यादा जानकारी से इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। विधायक रोहिल रंजन जी हमारे साथ हैं। आपने विधानसभा के अंदर जो है एनएच को लेकर सवाल उठाया कि फतुहा से जो इस्लामपुर जो का मार्ग 7 विधानसभा का जोड़ दिया, सातों अगर नीतीश कुमार जी का गृह जिला का देखा है, सातों विधानसभा पर एनडीए कहीं काबिज है। लेकिन आप लोग आप जो पहले भी मंत्री रहे हैं श्रवण कुमार, उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन आपका ये पीड़ा कहाँ से जाता? देखिए क्या है कि 4 लेन हो जाने से या चौड़ीकरण हो जाने से वहाँ पे नए रोजगार के अवसर आते हैं, इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आता है। रोड चौड़ी रहेगी तभी बड़े इंडस्ट्री आएंगे और उसी सोच के तहत हम लोगों ने ये मांगा है। और इसका एक और सवाल आएगा अभी जिसमें कि आप देखेंगे कि सरकार ने बोला कि 330 करोड़ का प्राकलन हो चुका है। सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया? जो दूसरा सवाल हम लोग पूछे हैं जिसका जवाब अभी आएगा, उसमें ये जवाब है कि 330 करोड़ का प्राकलन हो चुका है। वो जो आप जिस विधानसभा से नेतृत्व करते हैं वो 7 विधानसभा का ही कनेक्टेड है, अस्थामा हो गया, राजगीर हो गया, तमाम। लेकिन आपके अंदर कहाँ से पीड़ा जाग गई कि भाई जो है एनएच को होना चाहिए डेवलप? देखिए मैं चाह रहा था कि इस्लामपुर विधानसभा जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए और कई इन्वेस्टर से बात भी हुई तो उसमें एक मुद्दा समझ में आया कि रोड एक मुद्दा है जिससे कि इन्वेस्टमेंट आने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम लोग पहले से ही रोड के ऊपर लग गए। इसके लिए आपको विपक्ष के भी जो वहाँ के पूर्व विधायक आपको शाबाशी भी दे रहे हैं? अच्छा जी, नहीं पता, उस बारे में मुझे आइडिया नहीं है। जब वो विधायक थे तब वो उस समय उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, लेकिन चलिए वो उनका अपना आउटलुक है, हमारा अपना आउटलुक है। लेकिन और क्या कुछ मुद्दा रहने वाला आज सदन के अंदर? देखिए हम लोगों के तो आप देखेंगे हर रोज़ सवाल रहते ही हैं। हम लोग काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, जो भी मुद्दा समझ में आता है कि ये ज़रूरी है उसमें ज़रूर सवाल डालते हैं। तो वैसे तो आज का जो दिन है वो RWD डिपार्टमेंट का दिन है, बजट उसी का पास होगा, 11,000 कुछ करोड़ का बजट है उसका। तो आज तो वही मेन मुद्दा है। आपके क्षेत्र में एक रोजगार के लिए इंडस्ट्री भी लग रहा था, उसका क्या हुआ अभी तक? देखिए उसके अंदर डेकवाहा पंचायत में बरगामा में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात चल रही है, तो उसमें अभी ज़मीन चिन्हित करी जा रही है। तो उसमें 500 एकड़ से लेकर के 1300 कुछ एकड़ के बीच में जो ज़मीन बिना दिक्कत के हो उसमें इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। साफ तौर पे ये थे इस्लामपुर के विधायक रोहिल रंजन जी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो हमारा जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पहले सड़क की ज़रूरत है, उसके बाद ही जो लोग हैं रोजगार लोग सृजन करेंगे। कैमरा पर्सन विकास से विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजधानी के रोहिणी स्थित अंबेडकर अस्पताल से 2 दिन के नवजात के चोरी होने से हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी महिला और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल सीपी राजीव रंजन के मुताबिक आरोपियों को मेरठ एक्सप्रेसवे से पकड़ा गया। महिला ने पहले अस्पताल में नवजात की मां से दोस्ती कर भरोसा जीता और फिर बच्चे को खिलाने के बहाने बाहर ले जाकर फरार हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमें गठित की और टेक्निकल सर्विलांस व सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंची। त्वरित कार्रवाई से मासूम को उसके माता पिता से मिलाया जा सका। सुबह नॉर्थ रोहिणी थाने में एक पीसीआर कॉल आई
जिसमें ये रिपोर्ट किया गया था कि एक न्यू बॉर्न बेबी को किडनैप कर लिया गया है बीएसए हॉस्पिटल से, लेबर रूम से। तो कॉल मिलते ही नॉर्थ रोहिणी थाने की टीम वहां पे तत्परता से पहुंची और ये टीम अभी आपके सामने है। तो वहां पे ये पता चला कि एक 30 साल की लेडी जो कि नरेला की रहने वाली है, ये यहाँ पे 12 तारीख को भर्ती हुई थी डिलीवरी के लिए, बच्चे की डिलीवरी के लिए, और 14 तारीख को इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। तो इसी दौरान एक लेडी इनके साथ क्लोज होने लगी और इनका ट्रस्ट गेन कर लिया। तो धीरे धीरे वो ट्रस्ट करने लगी। तो आज सुबह 5 बजे के करीब उस लेडी ने इसको भरोसे में लेके कि तुम आराम कर लो, मैं बच्चे को बाहर आराम करवा रही हूँ या खिला रही हूँ, अपने गोद में ले लिया। तो इसने बच्चा दे दिया, जो बच्चे की माँ है उन्होंने बच्चा दे दिया और ये उस बच्चे को गोद में लेकर वो चुपचाप बाहर निकल गई। जब उसने देखा कि ये सो चुकी हैं तो वो आराम से वो बाहर निकल गई और उसके बाद चली गई। तब जब ये 8 बजे लेडी जो मदर है वो जब जागी तो देखी कि ना तो वो बच्चा है ना वो औरत है। तो पहले उन्होंने आसपास में पूछताछ की और चेक किया चारों तरफ, नहीं मिलने पे 9 बजे उन्होंने पीसीआर कॉल की। तो पीसीआर मिलने पे ये सारी टीम जो है तुरंत ही नॉर्थ रोहिणी की पूरी टीम इस मामले में लगा दी गई और टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से दिन भर में अपार मेहनत करके इसमें जो एक्यूज लेडी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। भागलपुर से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां हैंडलूम की आड़ में अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। बंगाल एसटीएफ, बिहार एसटीएफ और भागलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमत बाग में छापेमारी कर इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चलाए गए इस ऑपरेशन में सिटी एसपी सैलन सिंह और डिप्टी डीएसपी राकेश कुमार समेत कई अधिकारी शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मौके से बड़ी संख्या में अवैध हथियार, अधवने हथियार और अत्याधुनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि नासिर नाम का व्यक्ति के मकान में किराएदार पिछले 6 महीनों से बुनाई के काम पर काम कर रहा था और मशीनों की आवाज छिपाने के लिए हैंडलूम का इस्तेमाल किया जाता था। कोलकाता में हुई कार्रवाई के बाद मिले इनपुट पर यह छापा पड़ा। पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह बिहार और बंगाल में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क का हिस्सा है और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की साजिश भी बताई जा रही है। फिलहाल एजेंसियों ने पूरा नेटवर्क का गहन जांच की है और आगे गिरफ्तारियों की संभावना भी बताई जा रही है। आज ही मधुसूदनपुर थाना में एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ और ये हम लोग की डीआईयू की टीम, इन सभी के द्वारा एक छापेमारी की गई है, जिसमें कि एक जो मिनीगन फैक्ट्री के ये गोदाम मतलब मिला है और इसमें अभी 5 लोग को अरेस्ट किया गया है और आगे इसमें मतलब कि सभी जो भी मतलब कि वहाँ सामान मिला है तो ये उसको जब्त कर आगे इसमें मतलब केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग मतलब ढूंढेंगे और इसमें और भी जो अभी मतलब शामिल होंगे उन लोग की भी अरेस्टिंग की जाएगी। जो 5 लोग हैं सर वो हैं कहाँ? खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।